बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो आपको मेन तो अपने याद रखना, अंधनाल भाग के अंदर सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अंधनाल। क्या होगा? अंधनाल यानी सीकम में। अगला सवाल, अंधनाल यानी सीकम भाग में एक अमूल्य जैसी संरचना निकलती जो मनुष्य में अवशेषी होती है। अवशेषी किसे कहते हैं? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे लेकिन हमारे अंदर अवशेषी यानी निष्क्रिय हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो उत्तर होगा कर्मी रूपी परिशेषी का। ठीक है, ये कर्मी रूपी परिशेषी का वो अपन क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बच्चों एक अवशेषी संरचना है। किसी किसी की अपेंडिक्स होती है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे भोजन जा रहा है, भोजन यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो इसमें क्या होती है? सूजन आ जाती है। बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसमें घाव कर देते हैं तो भयंकर दर्द होता है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है और अपेंडिक्स को निकाल कर बाहर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जैसे अपन ने देखा ये सीकम भाग है, इस सीकम भाग के बाद में ये संरचना है जिसका नाम क्या है? कर्मी रूपी परिशेषी का। इसमें कोई भोज्य पदार्थ या कुछ अन्य इकट्ठा रहेगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं वो पनप जाते हैं और इसमें भयंकर क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। इसमें दर्द होता है, सूजन होती है। डॉक्टर क्या करता है? इसको यहाँ से काटता है और काट कर क्या करता है? इस आहार नाल को वापस सीजन कर देता है। तो एक तरह से क्या हुआ? ये हटा दिया। इसको अपन कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, हटाए क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं इसके अंदर। अगला सवाल, आहार नाल की दीवार के कितने स्तर होते हैं? जो आहार नाल है उसकी दीवार के 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर होता है शिरोसा स्तर जो विशल पेरिटोनियम पतली झिल्ली का बना होता है। फिर उसके बाद अंतरीय पेशी स्तर होता है। फिर उसके बाद ये पेशी स्तर वर्तुल पेशी स्तर होता है। ठीक है, इसको अपन मस्क्यूलरिस कहते हैं। सबसे बाहर हो गया शिरोसा, फिर मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस मतलब पेशी स्तर। पेशी स्तर में ये बाहर की तरफ पेशियां होती है, अनुदैर्घ्य पेशियां होती हैं, ये आहार नाल की लंबाई का नियंत्रण करती हैं और वर्तुल पेशी आहार नाल के व्यास का नियंत्रण करती है। फिर इसके अंदर की ओर सहज ऊतक से बना हुआ स्तर होता है जिसको सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है? रक्त वाहिनी होती है, तंत्रिका तंतु होते हैं, लसिका ग्रंथियां होती हैं और कई तरह की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद इसके सबसे भीतर के स्तर होता है, ये कौन सा स्तर हो गया? शिरोसा। फिर उसके बाद ये बाह्य पेशी स्तर, फिर ये हो गया सब म्यूकोसा, फिर होता है म्यूकोसा स्तर। ये इस तरह का म्यूकोसा स्तर होगा। इस म्यूकोसा स्तर के भी 3 उप स्तर होंगे। तो इस तरह से ये 4 भाग होते हैं इसके। आमाशय में एक अतिरिक्त पेशी स्तर और होता है, वर्तुल पेशी अनुदैर्घ्य पेशी के अलावा आमाशय में एक पेशी और स्तर होता है जिसका नाम होता है तिर्यक पेशी स्तर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना, ये ध्यान रखना है कि क्या कौन सी संरचना है। अब ये जो म्यूकोसा स्तर होता है, इस म्यूकोसा स्तर सबसे भीतर की ओर स्तर होता है। इस म्यूकोसा स्तर के अंदर क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। इसके अंदर रक्त वाहिनियां, इसके अंदर ऐसे उबाल पाए जाते हैं। इसमें कैकरिंग के वलन होते हैं। इसकी जो उपकला होती है उस उपकला के अंदर ऐसे उबाल होते हैं और ये क्या होती है? कैकरिंग के वलन बनाते हैं। कैकरिंग के वलन के ऊपर ऐसे अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं जिन्हें अपन कहते हैं विलय। क्या कहते हैं? रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। इसके ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर के ऊपर क्या होते हैं? इस तरह से ये सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है? ये इस तरह ऐसा होता है जो अवशोषण के तल को बढ़ाता है, भोजन अधिक समय तक रोके रखता है। ठीक है, ये विलय होता है। इस विलय के, जिसको रसांकुर कहते हैं, रसांकुर के ऊपर 1000 सूक्ष्मांकुर होता है। रसांकुर के भीतर की ओर लैक्टियल यानी लसिका केशिका होती है जो क्या करती है? वसा का अवशोषण करती है। इसके अलावा एक रक्त केशिका भी होती है। अब अगला सवाल है, कलश कोशिका किसका स्त्राव करती है? कलश कोशिका होती है, ये लिबरकुन की प्रागुइका है, उसके अंदर पेनेद कोशिका, कलश कोशिका और आत्र कोशिका 3 तरह की कोशिका होती है। तो कलश कोशिका से क्या निकलता है? कलश कोशिका से साफ मिलाना है, श्लेष्मा निकलता है। क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है। आपसे पूछा जाता है कलश कोशिका से क्या स्रावित होता है? तो श्लेष्मा स्रावित होता है। बच्चों ये ध्यान रखना आपने। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के नाम लिखो। लार ग्रंथियां होती है जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, उनके नाम पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, ये गाल के यहाँ आसपास कान के नीचे होती है, इसको अपन कहते हैं कर्णपुर। फिर ये जीभ है, जीभ के नीचे होती है, इसको कहते हैं अधोजंग। फिर उसके बाद ये जबड़े के नीचे होती है, इसको अधोजीवा कहते हैं और इसको कहते हैं अधोजंग। तो 3 तरह की लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। याद रखना है लार ग्रंथियां कितने जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। पहली है कर्णपुर जो गाल में होती है,
दूसरी है अधोजंग जो निचले जबड़े के पास होती है, तीसरी है अधोजीवा जो जीवा के नीचे, इसका अधोचिबुक भी लिखा होता है, कहीं लिखा होता है अधोचिबुक, चिबुक का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है। अगला सवाल है लैक्टियल किसे कहते हैं। लैक्टियल क्या होती है, लसिका वाहिनी होती है, जो लसिका वाहिका होती है। जैसे ये क्या है, ये रसांकुर है, इस रसांकुर के अंदर क्या होता है, रक्त केशिका पाई जाती है। रसांकुर के अंदर क्या होता है, ये रक्त केशिका पाई जाती है। और साथ ही इस रसांकुर के अंदर क्या होता है, इस रसांकुर के अंदर आपको ये लसिका केशिका दिखाई देती है। ये लसिका वाहिका या लसिका केशिका दिखाई देती है। इसका काम होता है वसा का अवशोषण करना, ठीक है। ये रसांकुर के अंदर जो लसिका का अवशोषण कर, जो वसा का अवशोषण करने के लिए लसिका वाहिका होती है, उस लसिका वाहिका को क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। इस रसांकुर के चारों ओर क्या होते हैं, 1000 सूक्ष्मांकुर होते हैं। और ये रसांकुर सूक्ष्मांकुर ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। इनके मिलने से, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से बनता है ब्रुश बॉर्डर। ये ब्रुश बॉर्डर क्या करता है, भोजन को अधिक समय तक रोके रखता है और अवशोषण के तल को बढ़ाता है, ठीक है। तो लैक्टियल क्या है, रसांकुर में या रसांकुर की जगह अपन अंकुर भी लिख सकते हैं, में एक बड़ी लसिका वाहिका पाई जाती है जो वसा का अवशोषण करती है। अब ये सवाल आता है, वसा का अवशोषण होता है लसिका वाहिका द्वारा या रक्त वाहिनी द्वारा। तो आपको याद रखना है लसिका वाहिका द्वारा होता है किसका, वसा का अवशोषण, जो आप घी तेल खाते हो। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरे नंबर ग्रंथि होती है अग्नाशय। फिर अगला सवाल है यकृत की संरचनात्मक क्रियान्वित इकाई का नाम, यकृत पालिकाएं। यकृत के अंदर बहुत सारी ऐसी यकृत पालिकाएं होती हैं जो बहुकोणीय है। ये रक्त मतलब इसमें क्या होती है, एक सदी कोण पाए जाते हैं, बहुकोणीय अनियमित आकार की यकृत पालिकाएं होती हैं। यकृत पालिका के अंदर क्या होती है, इस तरह से हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। और इन यकृत पालिकाओं के चारों ओर ये संयुज ऊतक का आवरण पाया जाता है। इस तरह से यकृत पालिकाओं के चारों ओर ये संयुज ऊतक का आवरण पाया जाता है। इस संयुज ऊतक के आवरण को कहते हैं गिल्सन संपुट। ये भी सवाल आता है गिल्सन संपुट क्या है। तो गिल्सन संपुट में आपको बताना, जो यकृत पालिकाएं होती हैं, जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, उन लोब्यूल्स के चारों ओर, हिपेटिक लोब्यूल्स के चारों ओर संयुज ऊतक का आवरण होता है। उस संयुज ऊतक के आवरण को गिल्सन संपुट कहते हैं। और इसमें पंक्तिबद्ध रज्जु के रूप में कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं हिपेटोसाइट कोशिकाएं। ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं या यकृत कोशिकाएं होती हैं। यही क्या है, मेन कोशिकाएं हैं जो पित्तरस का स्त्रावण करती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, आरबीसी का भक्षण करती हैं। उनका नाम होता है कूफर कोशिका। ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर, यहां से ये सवाल टीचर पुटअप करता है। कूफर कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य बताओ। कूफर कोशिका पाई जाती है यकृत में और इसका काम होता है आरबीसी का भक्षण करना। यानी जो मृत आरबीसी है, जो 120 दिन बाद आरबीसी मर चुकी है, उसका ये क्या करता है, भक्षण का काम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। ये अपने ध्यान रखना है इसके अंदर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है। यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। हमारे शरीर में क्या होता है, 3 तरह की ग्रंथि होती है। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। यानी कि आपको बताना है बाह्यस्रावी किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथि जिससे क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है। यानी कोई ऐसा रस निकलता है और वो लक्ष्य अंग तक किसके द्वारा पहुंचता है, नलिका द्वारा। यानी जो नलिका युक्त होती है और उसके द्वारा जो पदार्थ होता है वो लक्ष्य अंग तक नलिका द्वारा पहुंचता है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे ये लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से लार रस निकलेगा, ये मुख में कैसे पहुंचेगा, नलिका द्वारा पहुंचेगा। जैसे यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि से क्या होगा, यकृत रस निकलेगा, ये लक्ष्य अंग तक कैसे पहुंचेगा, ये लक्ष्य अंग तक नलिका द्वारा पहुंचेगा। और दूसरी ग्रंथि ऐसी होती है जो नलिका विहीन होती है, उसका नाम होता है अंतःस्रावी। ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है उसको कहते हैं अंतःस्रावी। जैसे पीयूष ग्रंथि है,
जैसे थायराइड ग्रंथि है, इनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन। ये हार्मोन रक्त में मुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? रक्त में मुक्त होते हैं और रक्त द्वारा ये लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसका अधिकांश भाग बाह्य स्त्रवी होता है, लेकिन कुछ भाग इसमें अंतःस्त्रवी होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि है। आपको ये एक ही शरीर की ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया ऐसी कौन सी ग्रंथि जो मिश्रित है, तो आप इसमें उत्तर बता दोगे अग्नाशय ग्रंथि। अगला सवाल, पित्तरस का निर्माण किसके द्वारा होता है? पित्तरस का निर्माण अपने शरीर में यकृत करता है बच्चों। कौन करता है? यकृत ग्रंथि का काम होता है पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? अपने पित्तरस को रंग देते हैं। इसके अलावा पित्तरस में पित्त वर्णक होते हैं जो वसा का पायशीकरण करते हैं, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बदलते हैं। तो ये अग्नाशय ग्रंथि का मेरा पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और इस पित्तरस द्वारा भोजन का पाचन है, इसका भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख लें उसको। तो आपके पित्तरस का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत ग्रंथि द्वारा। अब आता है ओडी की अवरोधी। नाम बड़ा अच्छा है ओडी। आपके गांव में आपने बहुत सारी ओडी देखी होगी, शहर के बच्चे ओडी जानते नहीं। मैं बताऊं, जो गांव के बच्चे हैं उनसे पूछना आप लोग, गांव में क्या होता है कि चारा डालने के लिए, जैसे गाय है, भैंस है या कोई बकरियां हैं, उनको चारा डालने के लिए क्या होता है? एक छाबड़ी टाइप की होती है, जो बड़ी आकार की छाबड़ी है, उसको कहते हैं ओडी। क्या कहते हैं? ओडी। तो ओडी की अवरोधी पेशी कहाँ होती है? आपको बताते हैं, ये यकृत ग्रंथि है। इससे क्या निकलेगा? यकृत रस। ठीक है। और ये यकृत वाहिनी होगी, ये अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलेगी और यकृत अग्नाशय वाहिनी बनेगी। यानी इधर से अग्नाशय रस आ रहा है और इधर से ये यकृत से पित्त रस आ रहा है और यहाँ पे ये ग्रहणी है। उस ग्रहणी के अंदर क्या होता है? ये यकृत अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है। यकृत अग्नाशय वाहिनी दोनों ही कोमल रस है। पित्त रस आ रहा है, अग्नाशय रस आ रहा है, गिरा ग्रहणी में। अब ये क्या होता है कि हर समय तो भोजन होता नहीं है। अब भोजन का पाचन हो गया, भोजन चला गया आगे। अब यहाँ पे ये खाली है, खाली है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ओडी की अवरोधी उस समय इसको क्या कर देती है? बंद कर देती है कि भाई अभी भोजन नहीं आया। जैसे ही आपने शाम को खाना खाया तो ये भोजन जैसे ही यहाँ आया, ओडी की अवरोधी खुल जाएगी और सारा के सारा पित्तरस होगा, अग्नाशय रस होगा, वो भोजन पे गिरेगा। तो ओडी की अवरोधी पाई जाती है यकृत अग्नाशय वाहिनी। यकृत अग्नाशय वाहिनी, नाम बहुत आसान है। यकृत अग्नाशय वाहिनी जहां ग्रहणी में खुलती है उस स्थान पर, यकृत अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में खुलती है उस स्थान पर ओडी की अवरोधी पेशी पाई जाती है। बच्चों से पूछा ओडी की अवरोधी, बच्चे ओडी तो नाम सुनते ही सोचते हैं कोई कार होगी बहुत बढ़िया, उस कार का नाम होगा, कार की गेट खुल नहीं है तो उसको कहते हैं ओडी की अवरोधी। तो आपको ओडी कार पे ध्यान नहीं देना है और गाय भैंस को चारा डालते हैं उस पर भी ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ाई में ही सब कुछ है बच्चों। ओडी की अवरोधी पेशी पाई जाती है, आपको बताना है यहाँ पर पाई जाती है। कहां पर? यकृत अग्नाशय वाहिनी जहां पर खुलती है वहां पर। अगला सवाल है पित्तरस का अस्थायी संग्रहण। पित्तरस का अस्थायी संग्रहण होता है पित्ताशय में या गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर और पित्ताशय एक ही वर्ड है। पित्ताशय को गाल ब्लैडर कहते हैं। ये यकृत होता है उससे सटी हुई एक गोल आकार की संरचना होती है जिसका नाम होता है पित्ताशय। ये गाल ब्लैडर, इसमें स्टोन जम जाता है, कई बार आपने नाम सुना होगा। तो पित्ताशय में क्या होता है? अस्थायी संग्रहण होता है। अग्नाशय की ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ये तो पीछा छोड़ते ही नहीं हार्मोन। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपसे पूछा अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इंसुलिन का भी होता है। अब बच्चों इंसुलिन का अगर आपको कार्य याद है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि सर हमें इंसुलिन का कार्य याद है। ठीक है, और आपको ग्लूकागॉन का कार्य याद है तो ग्लूकागॉन का भी लिखना। ठीक है, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप वास्तव में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का कार्य याद करते हो, इसका मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हो। और आपको याद नहीं है
तो आप लोग क्या ढूंढो कहीं से और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि पता चले हाँ भाई आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाएगी, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप अगर आज ढूंढ लोगे ये कार्य तो आप भविष्य में कभी भी आपके सामने इंसुलिन आके खड़ा हो जाएगा और पूछेगा मेरा कार्य, तो आप कहोगे उस दिन मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा था सर के इंसुलिन का कार्य ये होता है। ठीक है, मैं अब कार्य नहीं बताऊंगा। आप लोग सोचो सर पिघल जाए, हमें ढूंढना नहीं पड़े, नहीं मैं पिघलूंगा नहीं, मैं भी क्या हूं, कठोर हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने।